वेलकम टू दीपा गोयल क्लासेस माय डियर फ्रेंड्स। और हम कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर जो कि बीए और बीकॉम के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक है, का सब्जेक्ट है। और इसकी हम कर रहे हैं यूनिट 2 और यूनिट 2 के हम 7th लेसन पे हैं, जिसमें हम आ पहुँचे हैं 2.6 टॉपिक नंबर पर, जिसमें कि हमें बताया जा रहा है कि हमें एक पोम को कैसे रीड करना चाहिए। तो ये इसमें हमें बता रहे हैं कि देखो, पोम को रीड करने का कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं होता है कि आप ऐसे पढ़ो आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि पहले आप पूरी पोएम को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा, और फिर उसके बाद उसके वर्ड्स की मीनिंग पे पहुंचिए। मतलब कि आप जो पोम की लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती, हमें एक बार पढ़ने में समझ नहीं आता है। तो इसमें बताया गया है कि आप एक बार पहले उसको नॉर्मली रीड कर लीजिए, पूरी पोएम को पहले अच्छे से रीड करिए और फिर उसके बाद उसका डेसिफर सोचिए। डेसिफर मतलब उसको वर्ड्स को कन्वर्ट कीजिए नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है। एंड एल्यूजन एंड इनडायरेक्ट पासिंग रेफरेंस मेड इन द पोएम, और या फिर जो उसकी एल्यूजन्स है उसके अंदर, एल्यूजन्स मतलब कि कुछ इनडायरेक्ट रेफरेंस दी गई है किसी चीज़ के लिए। मतलब पोइट्री में हम डायरेक्ट नहीं लिखते ना, क्लूज देते हैं, तो वो जो कुछ एल्यूजन्स दी गई हैं उनका मतलब जानने की कोशिश और नॉर्मल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश आपको कब करनी है? जब आप पहले एक बार उस पूरी पोम को नॉर्मली रीड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम पूरी जब पोम को एक बार रीड कर लेंगे तो सेकंड स्टेप में हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में थोड़ा कन्वर्ट करने की सोचेंगे और उसके जो एल्यूजन्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, और उसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइस दिए गए हैं, क्या स्ट्रक्चर यूज किए गए हैं, क्या सिंबल यूज किए गए हैं, किस फॉर्म में वो पोइट्री लिखी है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने तरीका बताया है हमें किसी भी पोम को रीड करने का। अब पोम में एक चीज होती है विच इज कॉल्ड डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन। डेनोटेशन और कॉनोटेशन क्या होता है? देखो, डेनोटेशन होता है किसी भी वर्ड का नॉर्मल मीनिंग जो कि हमें डिक्शनरी में मिलता है या हम कहीं पे भी पता लगाते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो एक जो साधारण सा उस वर्ड का मीनिंग होता है उसको कहते हैं डेनोटेशन। जबकि कॉनोटेशन क्या होता है? कॉनोटेशन उस वर्ड के साथ जो इमोशंस एसोसिएट होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉनोटेशन। अगर आप सभी ने हिंदी पढ़ी हो तो हिंदी में हमने एक वर्ड सुना होगा, व्याख्या, ठीक है ना। एक शब्द की व्याख्या करनी है, तो जब हम व्याख्या करते हैं तो हम उसके साथ अटैच्ड सारे इमोशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो कोनोटेशन से एक तरीके से वो व्याख्या होती है। तो डेनोटेशन हो गया डिक्शनरी वाला मीनिंग, नॉर्मल मीनिंग उस वर्ड का, और कोनोटेशन हो गया कि उसके साथ क्या क्या इमोशंस अटैच्ड है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि राइटर कहाँ पे डेनोटेशन यूज करता है और कहाँ पे कोनोटेशन यूज करता है। राइटर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव और expository prose generally rely on denotative aspect of language because they need to convey something as directly as logical as possible। मतलब जो राइटर्स होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव और कुछ एक्सपोज करने वाले प्रोज लिखते हैं जिसमें कुछ सच्चाई को वो एक्सपोज कर रहे होते हैं, तो वो जनरली डेनोटेटिव एस्पेक्ट यूज करते हैं लैंग्वेज का। मतलब उसको बिल्कुल सीधा लिखना पसंद करते हैं और लॉजिकली और डायरेक्टली लिखना पसंद करते हैं। उसके अलावा जो कोनोटेटिव एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज का वो भी उनको चाहिए होता है, लेकिन कहाँ चाहिए होता है उनको? वो उनको चाहिए होता है जब उनको कोई एक्सपीरियंस, कोई इमोशन या फिर कोई फीलिंग अपनी पोम में डिनोट करनी होती है। तो ये हो गया डेनोटेशन और कॉनोटेशन का मीनिंग, और वो कहाँ पे यूज होते हैं। डेनोटेशन वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे हमें कुछ डायरेक्टली या लॉजिकली दिखाना है, और कॉनोटेशंस वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे हमें कुछ एक्सपीरियंस, इमोशंस या फीलिंग के बारे में हमें बताना है। नाउ इट सेज दैट इट विल बी अ मिस्टेक टू थिंक दैट denotative and connotative aspect of words separately from each other, they exist co together। ये कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि जिस पोएट ने डेनोटेटिव लैंग्वेज का एस्पेक्ट यूज किया है वो कोनोटेटिव नहीं यूज करेगा, वो कर सकता है, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो पोम में जहां उनको बिल्कुल डायरेक्ट चीजें दिखानी है वहां डेनोटेटिव लैंग्वेज यूज की जाएगी, और उसी पोम में जहां पे एक्सप्रेशंस, इमोशंस या एक्सप्रेशंस दिखाने हैं उसके लिए कोनोटेटिव एस्पेक्ट वो यूज करेगा। तो ये दोनों ही एक साथ भी एक पोम में पाए जा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है आपको समझाने के लिए कोनोटेटिव और डेनोटेटिव का मतलब क्या होता है। जैसे एक फ्रेज हुआ, ही इज अ ब्लाइंड मैन फ्यू ईयर्स बैक, मतलब कुछ साल पहले वो एक अंधा इंसान था। तो इसको डेनोटेटिव मीनिंग क्या हो गया? इसका डेनोटेटिव मीनिंग हो गया कि हाँ, कुछ साल पहले उसको दिखता नहीं था। लेकिन आज की डेट में अगर हमें किसी को ब्लाइंड बोलना होता है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हम वर्ड यूज करते हैं विजुअली इम्पेयर्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड,
एबल्ड, ठीक है, क्योंकि जो ब्लाइंड मैन है उसके साथ एक नेगेटिव कोनोटेशन जुड़ी हुई है। नेगेटिव कोनोटेशन मतलब एक नेगेटिव फीलिंग जुड़ी है। वो क्या, जब हम कहते हैं ना कि कोई देख के भी किसी चीज को अनदेखा कर रहा है तो हम क्या कहते हैं, इज अ ब्लाइंड मैन, इसको तो कुछ दिखता ही नहीं। मतलब लॉजिकली उसको, नॉर्मल भाषा में तो उसकी आंखें ठीक है, उसको दिख रहा है, लेकिन वो किसी इमोशन को देख के भी अनदेखा कर रहा है, तो वहां पे हम ब्लाइंड मैन एज अ कोनोटेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर उसका डेनोटेटिव मीनिंग देखे, ब्लाइंड मैन का कोनोटेटिव मीनिंग है कि भाई अंधा इंसान। लेकिन अब ओवर द ईयर जब डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्लिश आ गई है, एडवांस इंग्लिश आ गई, तो आज की डेट में हम ब्लाइंड मैन को ब्लाइंड मैन नहीं बोलते, हम बोलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड, या फिर हम बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड, क्योंकि ब्लाइंड मैन एक कोनोटेशन की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब इन्होंने एक छोटी सी पोम दी है जो कि है गार्गीज साइलेंस, लिखी है किन्होंने, रुक्मणी भैया नायर ने, ठीक है। इस राइम के लिए मैं आपको बता देती हूँ, इस राइम में बेसिकली कुछ नहीं है, 4 लाइनें हमें यहाँ पे दी हुई है ये समझाने के लिए कि राइम्स में भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उस एक क्वेश्चन में कैसे कितने सारे जो है इमोशंस जो है ऐड किए गए हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि गार्गी इज अ प्यूपिल ऑफ ऋषि यज्ञवल्क्य। यज्ञवल्क्य की एक शिष्य थी गार्गी, और वो उनसे क्वेश्चन पूछती हैं जो कि अनयूजुअल होता था पुराने जमाने में। गुरु शिष्य का जब ट्रेडिशन चलता था ना, शिक्षा का, गुरुकुल में जाते थे शिष्य और वहां पे क्वेश्चन पूछते थे, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल माना जाता था कि शिष्य जो है गुरु से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मतलब गुरु जो सिखा रहा है वो सही सिखा रहा है और उनको चुपचाप बैठ करके सिर्फ सुनना है। तो उस समय गार्गी एक क्वेश्चन पूछती है उनसे, ठीक है। Gargi is silent now, and in the first stanza the poet highlights Gargi silent, that is pervasive, ठीक है। गार्गी के साइलेंस के बारे में बता रहा है जो कि हर जगह सिर्फ साइलेंस ही साइलेंस है। तो ये एक छोटी सी राइम है, 4 लाइनों की दी हुई है कि बस अनटाइम्ड साइलेंस, और वो साइलेंस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। छोटी सी पोएम है कि जिसमें एक वो क्वेश्चन पूछ लेती है और उसके बाद विल गो विद यू गार्गीज अनटैम्ड साइलेंस। अनटैम्ड मतलब जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अब इतनी साइलेंट हो गई है। क्या उसका क्वेश्चन जो था एक शूट के जैसे, एक ब्लैक रेन के जैसे हुआ कि जिससे कि उसने उसको दोबारा यंग बना दिया। तो मतलब आप इसके मीनिंग को एक्चुअल मत समझने की कोशिश कीजिए, पोम्स के मीनिंग का इतनी जल्दी नहीं समझ आ पाता है। जब पूरी डिटेल में पोम समझेंगे तो आपको समझ आएगा। बेसिकली आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस राइम के थ्रू आपको क्वेश्चन वाली पोम्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि उसने जो क्वेश्चन पूछा था, क्या उसका क्वेश्चन अनटेमेबल था, मतलब नेचर के हिसाब से क्या उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। अनटेमेबल का मतलब कंट्रोल, ठीक है, कि उसका क्वेश्चन ही बिल्कुल ऐसा था कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वॉज शी वाइल्ड, क्या वो वाइल्ड थी, कि उसने क्वेश्चन पूछा मतलब एग्रेसिव थी और ये सब कुछ था उसका, ठीक है। नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड, अनटैम्ड का मीनिंग, ठीक है ना। तो बाय यूजिंग अ वर्ड लाइक अनटैम्ड द पोएट ओपन्स अप अ वे टू कॉम्प्लेक्स वर्किंग ऑफ गार्गीज माइंड। मतलब उन्होंने सिर्फ एक जो वर्ड यूज किया अनटैम्ड साइलेंस, तो वो जो है गार्गी के माइंड की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बता रहे हैं कि भाई हर क्वेश्चन प्रिप्लेक्स, मतलब उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उससे कंफ्यूजन हो गई और ही अपील्स टू हर टू फॉल साइलेंट, और उनके गुरु ने उनको साइलेंट रहने के लिए कहा। मतलब उनके क्वेश्चन ने इतना कंफ्यूज कर दिया उनके गुरु को कि उन्होंने कहा कि आप साइलेंट हो जाओ। वॉज ही रोंग, क्या उनका गुरु रोंग था। हर क्वेश्चन ऑब्वियसली ट्रबल्ड यज्ञवल्क्य बिकॉज ही डज नॉट हैव द आंसर एंड येट इट इज द क्वेश्चनिंग दैट मेक्स हर डिजायरेबल, ठीक है। कि मतलब उसने क्वेश्चन ही कैसे पूछा, उस टाइम पे क्वेश्चन पूछना वाज नॉट दैट यूजुअल। तो यज्ञवल्क्य जो है उसको साइलेंट करने की कोशिश करते हैं, बट शी इज अनटेमेबल, बट वो अनकंट्रोलेबल है। शी कैन नॉट बी टैम्ड इनटू साइलेंस, उसको साइलेंस में नहीं किया जा सकता। हर साइलेंस जस्ट लाइक हर क्वेश्चन मस्ट कम फ्रॉम विद इन, मतलब कि उसको जो चुप रहने की इच्छा है वो उसके अंदर से आनी चाहिए। जैसे कि उसको क्वेश्चन पूछने की इच्छा थी अंदर से, वैसे ही चुप रहने की इच्छा भी उसके अंदर से आनी चाहिए। By using a word like untamed, such which has several connotation, the poet is able to add layer of meaning to the simple fact that Gargi likes to question. As an interesting tongue, Yajnavalkya's helplessness, his inability to answer the question sends Gargi on an inward trajectory. ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने वर्ड यूज किया अनटैम्ड, उसकी इतनी डीप कोनोटेशंस है, उसके साथ इतनी डीप फीलिंग्स अटैच्ड हैं कि अगर पोएट चाहे तो बहुत सारी मीनिंग की लेयर उस एक वर्ड पे वो लगा सकते हैं। कि गार्गी को क्वेश्चन करना पसंद था। एज एन इंटरेस्टिंग टंग
और एक इंटरेस्टिंग टर्न के हिसाब से हम सोच सकते हैं कि यज्ञवल्क्य जो है हेल्पलेस थे और वो आंसर नहीं कर पा रहे थे उसके क्वेश्चन को, जो कि गार्गी को एक इनवर्ड ट्रेजेक्ट्री मतलब इनवर्ड एक पाथ शो कर रहा है कि हाँ ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं, तो नाउ गार्गी इज मोर क्यूरियस टू नो द क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर, या उसके दिमाग में कितनी कितनी थॉट्स आ रही होंगी कि वो क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं, कि क्या मैंने एक गलत काम किया कि भाई क्योंकि कोई गुरु आजकल के टाइम में कोई शिष्य जो है अपने गुरु से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, ये मैंने गलत किया या मेरा क्वेश्चन गलत था। तो ऐसा उसके अंदर एक पाथ डेवलप हो रहा था जिसको कि उसको एक और क्यूरियोसिटी दे रहा था ये जानने का कि उसने क्वेश्चन पूछा और उसके गुरु ने उसको साइलेंट करा दिया, तो इन अ वे उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। अब इसको और डीप कोनोटेशन में कैसे लेके जा सकते हैं, दैट वुमेन हैव बीन साइलेंस्ड इनटू देयर मार्जिनल एक्सिस्टेंस बाय मैन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कि लेडीज को जो है शांत कर दिया जाता है कि भाई तुम तो चुप ही रहो बिकॉज दिस इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो ये भी आ रहा है उसके दिमाग में कि क्या इस रीजन से मुझे शांत कराया गया। बट हेयर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस गार्गी आस्क साइलेंस कुड बी अ वे ऑफ नोइंग। तो इसके कंटेक्स्ट में गार्गी ये भी सोच रही है कि गार्गी ये कह रही है कि शायद साइलेंट रहने से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी पता चल जाएगा। गार्गी फाइनली फॉल साइलेंट बट द साइलेंस इज बोर्न आउट ऑफ नॉलेज। तो इतना सब कुछ सोच के गार्गी फाइनली चुप हो जाती है, लेकिन अब जो उसका साइलेंस आया है दैट हैज कम आउट ऑफ नॉलेज, कि भाई क्या नॉलेज हुई उसको, कि अब उसके अंदर फिर से क्यूरियोसिटी जग गई है कि उसको जानना है कि मैंने क्वेश्चन पूछ के क्या गलत किया, क्वेश्चन पूछना गलत है या मेरा क्वेश्चन गलत है या इसके पीछे ये रीजन है। वो चुप हो गई क्योंकि उसको आंसर नहीं मिला, बट नाउ इट हैज कम आउट ऑफ नॉलेज, कि उसको एक इनर पाथ मिल गया कि उसको जानना है कि व्हाट वाज रॉन्ग फॉर हर इन आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हुई, क्या बता रहे हैं इसके थ्रू हमें बता रहे हैं कोनोटेशन। सिर्फ एक छोटे से वर्ड के पीछे ये राइम है, अनटेम्ड साइलेंस, मतलब वर्ड एक ही है और उसके पीछे देखो कितनी सारी कोनोटेशन आ गई। तो ये हो गया डेनोटेशन का, डेनोटेशन मीनिंग अनटेम्ड साइलेंस, मतलब कि जिसको कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और उसके साथ क्या क्या कोनोटेशंस, क्या क्या फीलिंग शामिल है वो सब यहाँ पे बताई गई हैं। इसी तरीके से एक दूसरी राइम इन्होंने लिखी है, लाइट इन द नाइट बाय क्यानफम सिंह नोंग किए मे भी हो सकता है मैं थोड़ा सा ये रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। ये उनके राइटर हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है, अब इसमें ये जो पोएम लिखी है इसमें बेसिकली बताया गया है यही सब कुछ कि सी द पोएम बिगिंस विद अ क्वेश्चन अबाउट हाउ द पोएट केम टू राइट पोएट्री इन द फर्स्ट प्लेस, दो द पोएट इंसिस्ट दैट आस्किंग हिम his question is like asking the roaster how it managed to get it colorful feather, but he is willing to try and find an answer, but to find an answer he need to flip through the फॉइल्स ऑफ मेमोरी। तो इसमें भी ये जो शुरू हो रही है पोम, ये भी एक क्वेश्चन से शुरू हो रही है, डू नॉट आस्क मी वाई एंड द वेयर ऑफ पोएट्री इज एनोएटिक, यू माइट एज वेल क्वेश्चन द रोस्टर और द प्लम्स वाई दे पुट ऑन स्प्रिंग ब्लॉसम्स एंड हाउ एंड व्हेन पोएट्री फर्स्ट केम टू मी, इफ यू इंसिस्ट लेट मी फ्लिप थ्रू द फॉइल्स ऑफ मेमोरी। मतलब इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया और काफ़ी सारी वर्ड्स दिए गए हैं जिनको की कॉनोटेशन वाली मिली हैं, लेकिन इंसिस्ट किया गया है एक कॉनोटेशन पे, दैट इज फॉइल्स ऑफ मेमोरी। कि आप देखिए उन्होंने कैसे वर्ड यूज किया है, फॉइल ऑफ मेमोरी। ये उनके लिए पॉसिबल था, फॉइल ऑफ मेमोरी के लिए बोल देते सीधा आई हैव टू रिफ्रेश माय मेमोरी, कि अब तुम इतना क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे इसका आंसर करना है, बट मुझे अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ेगा आंसर करने के लिए। बट इसको पोएटिक सेंस में लिखने के लिए कैसे लिखा, आई हैव टू फ्लिप थ्रू फॉइल्स ऑफ माई मेमोरी, मतलब अपनी मेमोरी के पेजेस को मुझे फ्लिप करना पड़ेगा तुम्हारे को ये आंसर देने के लिए। अगर वो कहते कि अगर सिंपली इसको फॉइल ऑफ मेमोरी की बजाय आई हैव टू रिफ्रेश माई मेमोरी लिख देते तो वो पोएम में वो बात नहीं आती ना, वो फ्लेयर नहीं आता। अ फॉइल connotes a careful filling away of important document, and here it suggests that the poet has carefully filled away those significant memories that tell the story of his inner evaluation। मतलब वो कह रहे हैं कि ये वर्ड यूज करके उन्होंने उन सारी भावनाओं को एक तरीके से दिखा दिया जो उनके अंदर थी, कि भाई कितनी उनकी मेमोरीज की सारी चीज़ें हैं जो कि उन्हें रिफ्रेश करनी पड़ेंगी, क्या क्या भावनाएं हैं, फॉइल्स ऑफ मेमोरी। तो फॉइल्स ऑफ मेमोरी को ही हम एक लाइन को ही हम बहुत अच्छे से कोनेट कर सकते हैं और उसकी व्याख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, और या फिर एक लाइन है सिंपल सी किसी पोम की, देखेंगे आप, पोएट्री केम लाइक एन इलनेस, अ यंग मैन अबेंडेंड एंड अलोन। यहाँ पे इलनेस इज अ डिजीज, इलनेस का मतलब होता है बीमारी, बट इलनेस बीमारी हो गया डेनोटेशन, मतलब उसका एक्चुअल मीनिंग इलनेस का क्या होता है, सिकनेस, एलमेंट या फिर
मेलेडी एक्सेट्रा। बट यहाँ पे जो इलनेस है वो एक कोनोटेशन की तरह यूज की गई है, ठीक है। कोनोटेशन मतलब एक फीलिंग अटैच करने की कोशिश की गई है इसके साथ कि पोइट्री जो है एक बीमारी की तरीके से आती है, एक यंग वुमेन अबंडेंट और अलोन के इस तरीके की वो होती है। तो बेसिकली ये जो जब उन्होंने इलनेस वर्ड किया तो उसके थ्रू जो उन्होंने कोनोटेशन दिखानी चाहिए, उन्होंने कोनोटेशन दैट प्रोवाइड पोइग्नेंसी टू द एंटायर स्टैंजा। पोइग्नेंसी मतलब सैडनेस जो दिखा रहा है, क्योंकि इलनेस से एक नेगेटिव इंप्रेशन हो गया ना, तो वो उसको एक सैडनेस के तरीके से दिखाना चाहते हैं। तो इलनेस का जो डेनोटेशन मीनिंग था दैट वाज सिकनेस एंड एलमेंट, बट यहाँ पे उसको एज अ मेटाफोर या उस वर्ड को ऐसा यूज किया गया है कि उसकी जो भावना है वो दिखाने की है कि इससे सैडनेस आ रही है एक पोम में। तो बेसिकली इन सब के थ्रू वो आपको बताना चाह रहे हैं कि डेनोटेशन और कोनोटेशन का फर्क क्या होता है। डेनोटेशन मतलब एग्जैक्ट डिक्शनरी वाला मीनिंग और कोनोटेशन मतलब उसके साथ अटैच्ड फीलिंग, ठीक है ना। Connotative dimension of the word that adds depth of the meaning and experience to the poetry, and consequently the poet spends a lot of time in choosing the right with the right connotation to express their feeling or emotion or creating an image। तो कह रहे तो जो connotation है वो बेसिकली वर्ड को बहुत गहराई का मीनिंग देता है, और जो पोइट होते हैं बहुत ही सावधानी से वर्ड्स को चूज करके लाते हैं जो उनकी फीलिंग्स को और उनके इमोशन को अच्छे से दिखा सके और पढ़ने वाले के दिमाग में एक जो है इमेज क्रिएट कर सके। तो कोनोटेशन की ये इंपॉर्टेंस हो गई। तो अब आप अच्छे से जान पाएंगे कि इसका कोनोटेटिव एस्पेक्ट क्या, क्यों इंपॉर्टेंट होता है पोएट के लिए और इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है गिवन बिलो आर अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट रफली डिनोट द सेम थिंग, ट्राई एंड लिस्ट आउट अ फ्यू कोनोटेशन ऑफ द वर्ड टू शो हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। होम और हाउस में क्या डिफरेंस है। होम होता है मतलब मकान, हाउस होता है रहने वालों से। तो कहते हैं ना कि मकान तो हम खरीद लेते हैं लेकिन वो घर बनता है उसमें रहने वालों से। अनअट्रैक्टिव मतलब कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, अगली मतलब बहुत ही गंदा था। तो अब आप देखोगे हाउस में कोनोटेशन अटैच हो रही है, हमारी फीलिंग आ रही है, अगली में भी हमारी फीलिंग आ रही है। ऐसे ही स्लेंडर मतलब पतला, स्किनी मतलब दुर्बल वीक, तो इसमें इमोशंस अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा है कि इसकी कोनोटेशंस लिखो कि इसमें क्या फीलिंग आ रही है आपको, हाउस में क्या फीलिंग आती है आपको, ठीक है। मे बी बिलोंगिंगनेस की ये वो, तो वो आप इसमें लिख करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई हमारी आज की वीडियो। अब जल्दी आती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्लैम पोइट्री। मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि इसको आप लेक्चर बाय लेक्चर देखें और आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो थोड़ा टाइम लगाइए पढ़ने के लिए। हर वीडियो को अगर अच्छे से सुनेंगे तो आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए बाय, मिलती हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। बाय बाय।